हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस लाइव ले सकूं, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हैं जो चल रही हैं, सुधर नहीं रही हैं, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी। दैट्स वाई मुझे जो है रिकॉर्ड करके वीडियो डालना पड़ रहा है। कोई अंतर नहीं है रिकॉर्डेड में लाइव में। हाँ, बस इतना है कि लाइव में हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें नहीं आती है उसको पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे क्या है कि अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो में भी कोई अंतर नहीं है पढ़ाने में। आप इसको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल से जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम से, उसमें पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। किसी भी डाउट के लिए आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और देखिए, इस सेशन में हम डेली 5:30 पर ही मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। स्थानीय क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए एक व्यक्ति को या तो अच्छा बल्लेबाज या अच्छा गेंदबाज होना चाहिए। श्याम टीम के लिए चयनित हो गया है। श्याम टीम के लिए चयनित हो गया है। ये आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और ये यहाँ पर दिए गए हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, पहला निष्कर्ष दिया गया है श्याम एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है, श्याम एक अच्छा गेंदबाज नहीं है। अब यहाँ पे चयन हुआ है उसका, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाई रही होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाई रही होंगी। जैसा कि स्टेटमेंट देखिए दिया गया है, फिर से एक बार रीड कीजिए। स्थानीय क्रिकेट टीम में, लोकल क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए एक व्यक्ति को या तो अच्छा बल्लेबाज होना चाहिए या तो अच्छा गेंदबाज होना चाहिए। लेकिन श्याम टीम के लिए चयनित हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें इन दोनों में से कोई एक अच्छाई होगी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्याम एक अच्छा बल्लेबाज नहीं है। इट मीन्स ये गलत है। श्याम एक अच्छा गेंदबाज भी नहीं है, दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज पर गिवन ऑप्शन जो भी करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, जो कि थर्ड में दिया गया है। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेझिझक आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट में। शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत में केवल सफ़ेद रंग के वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए। शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत में केवल सफ़ेद रंग के वाहनों की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा कथन में कहा गया है। इसका मतलब कि सफ़ेद वाहन जो है किसका है, शांति का प्रतीक है। ठीक है, और आपको पता भी है किसमें, आपके जो फ्लैग है, झंडे में 3 कलर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके। कौन कौन सा, ऊपर कौन सा है, केसरिया, यहाँ पे कौन सा है, वाइट, और यहाँ पे कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, केसरिया, वाइट, ग्रीन। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि केसरिया ऊपर है या केसरिया नीचे है। भैया, सूर्य का रंग कैसा होता है, केसरिया होता है ना। सूर्य का रंग कैसा है, भगवा कलर, तो केसरिया आपका ऊपर होगा। पृथ्वी का हरियाली कहाँ पे होती है, अर्थ में, इसलिए ग्रीन कलर कहाँ पे होगा, नीचे होगा। और ये वाइट कलर कहाँ पे होता है, बीच पे होता है। तो अब शायद नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत में केवल सफ़ेद रंग के वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए। निष्कर्ष दिया है, नीले रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं। हमें क्या पता इसके बारे में, हमें तो भाई यहाँ सफ़ेद के बारे में कहा गया है। स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है वो केवल सफ़ेद की, वाइट कलर के बारे में बात की जा रही है। सफ़ेद रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं। हाँ, देते हैं, जो कि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अपना दिमाग नहीं लगाना। हमें पता है कि आपके पास बहुत दिमाग है, लेकिन अपना दिमाग बंद करके रखना जब निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना। जो भी दिमाग लगाना एज पर गिवन स्टेटमेंट के दायरे में ही रह करके आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, स्टेटमेंट के बाहर गए तो समझो गलती होना है। तो यहाँ पर केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन वो किस में दे रखा है, फर्स्ट में दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया गया है, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। मीन्स ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए या तो लॉजिक को रो वाइज देखते हैं या फिर कॉलम वाइज देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रो वाइज की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड रोज पे हमें लॉजिक को फाइंड करना पड़ेगा और जो फर्स्ट और सेकंड में मैच करेगा लॉजिक, उसी को हम थर्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड रो का लॉजिक सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो में क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम क्या करें, 12 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 21, दोनों को जोड़ दें और 12 9 21 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21 आ गया। सेम थिंग यहाँ पे देखो, 14 12 26, और अब किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर उसका आंसर 17 तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो लॉजिक आप अभी थिंक कर रहे हो ना यहाँ पर, ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करने वाला, ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, समथिंग कुछ डिफरेंट थिंक करना पड़ेगा और क्या, ठीक है। तो डिफरेंट लॉजिक देखिए क्या आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें इस तरह से कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज देखने पर देखिए अगर इसका हम 3 टाइम्स कर दें तो 3 3 9 और 17 9 26, 17 प्लस 9 करेंगे तो 9 7 16 26 हो जाएगा ना। देखिए ऐसे ही इसका 3 टाइम्स करें आप, 12 3 36, 36 4 40 और 10 50 आ गया। अब देखिए ये लॉजिक मीन्स फर्स्ट कॉलम पे जो भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस अगला नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका नंबर आ जा रहा है थर्ड कॉलम वाला, ठीक है, थर्ड रोज वाला। सेम थिंग यहाँ पे कर दें, 9 3 27, 27 और 2 29 और 10 39, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही रखा गया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को। जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम है आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर पूछें, या फिर टेलीग्राम चैनल का नाम तो पता ही होगा, तैयारी बिफोर एग्ज़ाम, तैयारी बिफोर एग्ज़ाम विदाउट एनी स्पेस। कहीं भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, सॉरी कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तैयारी बिफोर एग्ज़ाम, तैयारी बिफोर एग्ज़ाम मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है खूब, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर पे लगाने के लिए। कैसे लगाना है, डिक्शनरी ऑर्डर। और डिक्शनरी ऑर्डर दोस्तों कैसे चलती है, अल्फ़ाबेटिकल चलती है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है सब कुछ इसमें, ठीक है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, ऐसे करते करते डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, जेड तक, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे सारे पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब पी को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। फिर क्या आएगा, ओ, आई, ई, ओ, ए में पहला आएगा ए, तो पहला हमारा 5वें नंबर पे आएगा और 5वां नंबर यहाँ पे है, ये तो है नहीं। 2 ऑप्शन देखिए, देखते ही क्या हो गए आपके, हट गए। तो 2 ऑप्शन आपको ऐसे एलिमिनेट कर देना है, बचे आपके पास 2। अब इन दोनों में से देखिए क्या आएगा, तो ये तो हट गया। अब इन दोनों में देखिए क्या आएगा, ओ, आई, ई, ओ। ओ में, आई, ई में पहले ई आता है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, पहले ई आएगा, तो ई वाला मतलब थर्ड वाला पहले जाएगा। तो 5 3 कहाँ पे है, यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो चौथा ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, एनी डाउट? नहीं होगा डाउट भाई, कैसे हो जाएगा। चलिए अगले पे मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
कह रहा है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। केंद्र की ओर सम्मुख मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कैसे? सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं दोस्तों। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी और जी के बीच बैठा है। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और एफ के बीच बैठा है। जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना है आप सभी को। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल। और क्या, जिसमें जो बैठने के लिए कहा जा रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। और 7 पर्सन है इसलिए ध्यान रखना। ये लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक कोई आप यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो चलेगा, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स के बारे में कन्फर्मेशन दिया हो, जहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशंस आपको कन्फर्म पता हो, ऑब्वियस वहीं से बनाना आप स्टार्ट करें। शुरुआत वहीं से करें। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल 1 और 2 कैंडिडेट ए और बी के बारे में पता चल रहा है, जबकि यहाँ से हमें 3 के बारे में पता चल रहा है। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा? कम से कम पॉसिबल फिगर बनेंगे आपके पास, कम से कम संभावित फिगर बनेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिगर बनने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप स्टार्ट हमेशा वहीं से करें। कहाँ से? जहाँ से आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बारे में पता चल रहा है। कह रहा सी बी और जी के बीच बैठा है। तो भैया सबका फेस अंदर की है। अब इसमें करने क्या बात है? सी बी और जी के बीच में बैठा है तो सी को हम यहाँ बैठा देते हैं बी और जी के बीच में। ये लो। अब किसी किसी का कहना होगा कि सर ये बंदे ऐसे भी तो बैठ सकते हैं कि सी को यहीं रहने दो, जी को यहाँ बैठा दो और बी को यहाँ बैठा दो। हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं भाई, बिल्कुल बैठ सकते हैं, इसमें कहने वाली क्या बात है। अभी केवल जब तक हमने केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो इसके अकॉर्डिंग 2 संभावित फिगर आपके बने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर। अब सी का बायां कहाँ पे है? इधर तो दायां होगा, इधर बायां होगा। तो दूसरे स्थान पर डी कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में भी डी आपका यहीं पर आएगा। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई देखिए, ठीक है। अगला कह रहा है ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है? ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब अगर मैं ये केस लेके चलता हूँ दोस्तों, तो ई जो जी के दाएं दूसरा 1 और 2, जी का दूसरा दायां स्थान तो ये है यहाँ पर, और यहाँ पर ई को बताया जा रहा है। यहाँ पर ई को बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने पॉसिबल फिगर बनाया था ये गलत हो गया। ये जो आपका संभावित फिगर था ना, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब इसको यहीं पे छोड़ दो, अब इसको लेके चलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसको देखो अब क्या कह रहा है। ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी के दाएं 1 2, यहाँ पर ई को बैठा दो। ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और एफ के बीच बैठा है। ए और एफ के बीच बैठा है। ये किसके लिए बोल रहा है? ई के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप ए कर दो और यहाँ पर आप एफ कर दो। अब किसी का कहना होगा सर ऐसे कैसे आपने ए को यहाँ मान लिया? हाँ भाई नहीं मान सकते, तो हम एफ को भी यहाँ मान सकते हैं और ए को यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे पढ़िए, सब कंफर्म हो जाएगा। कह रहा जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाएं। अब जी का बायां दूसरा स्थान तो भैया बी ही है। तो हम खामेखा परेशान हो रहे थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। हम खामेखा, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, आप कहीं भी बैठा दो, ठीक है। लेकिन इनको कंफर्म करने के लिए, ए और एफ को कंफर्म करने के लिए सबसे जो पहले इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़िए। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बी का बायां दूसरा यहाँ पर है और यहाँ पर ए बैठा है। इसका मतलब कि एफ को यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा, और जब एफ को यहाँ से रिमूव किया तो फिर ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि
एक एक बंदा दो जगह नहीं बैठ सकता ना, उसकी प्रेजेंस तो एक जगह ही रहेगी, ठीक है। या अंतर्यामी है, यहाँ पे दिखेगा वहाँ पे दिखेगा, नहीं ना भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट अगर है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। क्लास पसंद आ रही है तो भी बताइएगा, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निष्कर्ष का, फिर से आ गया। कह रहा दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चयन कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है, बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल सही है, सूख जाएंगी, सभी जानते हैं। बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होंगी, फसलें अच्छी थी, ये भी दे रखा है, फसलें अच्छी थी। निष्कर्ष निकालना है, बारिश हो रही थी, खाद की वजह से फसलें अच्छी थी। देखिए इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं कि पहले जो फसलें अच्छी थी उसकी वजह खाद है या बारिश है, ये हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होंगी, ये ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट दे रखा है ना, और उसी से कास्केडिंग इफेक्ट वाला यहाँ पे फिर से दे दिया रिजल्ट, फसलें अच्छी थी। फसलें अच्छी थी इसका मतलब कि बारिश हो रही होगी, पहले हो रही थी तभी तो फसलें अच्छी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो निष्कर्ष है एज पर गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट निष्कर्ष एज पर गिवन स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, या तो चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को और बुजुर्गों को दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को दिया जाएगा, ये कथन दिया गया है। निष्कर्ष है, पहले वैक्सीन उन पर आजमाई जाएगी और फिर आमजन को दी जाएगी। हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। आमजन में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है और उन्हें टीके की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, ना तो फर्स्ट सत्य होगा और ना ही सेकंड सत्य होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है। राजनीति भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है, ये कथन है। निष्कर्ष दिया गया है, प्रत्येक भारतीय को राजनीति पसंद है। सेकंड है, अधिकांश भारतीय दर्शक राजनीति मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। क्या करेक्ट होगा, प्रत्येक भारतीय को राजनीति पसंद है। मैंने कहा था ना कि जो निष्कर्ष है वो कभी ऑल से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सभी को तो पसंद हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया। कोई भी डेफिनेट वर्ड्स से अगर कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो वो हमेशा गलत होता है, ये ध्यान रखना। तो डेफिनेट वर्ड से कभी भी कंक्लूजन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए और ना ही होना चाहिए। अगर होता है तो गलत करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निष्कर्ष, अधिकांश भारतीय, हाँ मोस्टली आप लगा सकते हो, ये सही हो जाएगा। तो अधिकांश भारतीय दर्शक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद करते हैं, तभी तो आप देखते हैं टीवी में जिसको देखो वही न्यूज़ खोले बैठा रहता है, अधिकतर लोग, सब नहीं। तो यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड सही हो जाएगा आपका। और चुनाव चल ही रहा है, घमंडिया गठबंधन और बीजेपी। अब कौन घमंडिया है ये तो वही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, टीम ए और टीम बी के बीच हुए एक T20 मैच में हारने वाली टीम ए द्वारा बनाया गया स्कोर 70 आउट ऑफ 10 था। कितना था, 70 आउट ऑफ 10 था। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। हारने वाली टीम ए, ये आपकी हारने वाली टीम है।
और बी आपकी जीतने वाली टीम है। ठीक है, हारने वाली टीम ने 70 आउट ऑफ 10 ये स्कोर किया है। टीम बी की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, गेंदबाजी मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी थी, तभी सभी को इतने में ही धराशायी कर दिया। टीम ए की बल्लेबाजी बहुत ख़राब थी, तभी वो टिक नहीं पाए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है, या तो इनका सही है या तो इनका सही है। अब किसका सही है तो कंफर्म नहीं पता हमें ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, दो में से कोई एक सही होगा, तभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। क्लियर है? अरे आप तो क्रिकेटर्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, खूब देखते भी हैं भाई। इससे बेहतर जवाब आप शायद किसी क्वेश्चन का दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से उसकी और विद्यालय की भी छवि खराब होती है। सही है, बिल्कुल सही बात की गई है। देखिए स्टेटमेंट में हमेशा सही बात ही की जाएगी, स्टेटमेंट में हमेशा सही बात ही की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से उसकी और विद्यालय की भी छवि खराब होती है। निष्कर्ष दिया गया है विद्यालय के नियम उचित नहीं है। अब नियम के बारे में तो यहाँ कुछ दिया नहीं गया है। ऐसे छात्र को विद्यालय से निकाल देना चाहिए। भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया। अगर आप इनमें से किसी को सही लगाते हो तो अपना दिमाग लगा के आप सही लगाते हो। और मैंने पहले ही कहा था कि भैया रे, निष्कर्ष निकालने में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने दिमाग से ही करना है, बट इसके दायरे में रह करके अपना दिमाग लगाना है। इसके दायरे में रह करके आपको अपना दिमाग चलाना है। अगर इससे बाहर गए तो आउट। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी अनुसरण फॉलो नहीं करता, ये करेक्ट हो जाएगा 4th आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख भारतीयों, डॉक्टरों और महिलाओं के बीच संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। मतलब किसको किसको, इंडियंस, डॉक्टर्स और वुमेन्स। कौन सा संबंध सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है। देखिए वेन डायग्राम जो है, तार्किक आरेख होता क्या है। तार्किक आरेख में दोस्तों हम कई सारे एंटिटीज को, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को, उनका रिलेशन एक दूसरे से कैसा हो सकता है, इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं, मीन्स प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे इंडियंस है, डॉक्टर है, वुमेन्स है, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तीनों अलग अलग रियल टाइम ऑब्जेक्ट हैं आपके। रियल टाइम ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सराउंडिंग्स, उसकी प्रेजेंस है, वो है। ठीक है। तो इंडियंस, डॉक्टर, वुमेन्स। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ बात कि ये इंडियंस है और ये, इसको मैं डॉक्टर मान लेता हूँ और इसको वुमेन्स मान लेता हूँ, तो इसको हम देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। कुछ इंडियंस डॉक्टर हैं और कुछ इंडियन वुमेन्स हैं। तो क्या कुछ वुमेन्स डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? अगर आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये सही होगा, तो आप इसको ऐसे वेरीफाई कीजिए कि कुछ इंडियंस डॉक्टर हैं, कुछ इंडियंस वुमेन्स हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कुछ वुमेन्स डॉक्टर नहीं हो सकती, या कुछ डॉक्टर्स वुमेन्स नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं ना। इसका मतलब कि इसका भी सम पार्ट इससे अटैच होना चाहिए ना। तो फिर ये तो गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। चलो थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं। जितने भी इंडियंस जो डॉक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, इंडियंस हैं, और ये क्या है, वुमेन्स हैं। मीन्स कुछ वुमेन्स डॉक्टर हैं और कुछ वुमेन्स इंडियंस भी हैं। क्या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे इंडियंस हैं यहाँ पे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, दिस वन। सही कौन सा हो जाएगा, ये इंडियंस कर दो, डॉक्टर कर दो और वुमेन्स कर दो। अब आप वेरीफाई कर लो, अब बिल्कुल सही जाएगा, कहीं भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है भाई।
कुछ डॉक्टर इंडियंस हैं, कुछ डॉक्टर्स वुमेंस भी हैं, कुछ वुमेंस डॉक्टर्स हैं, कुछ वुमेंस इंडियंस हैं, कुछ इंडियंस वुमेंस हैं, कुछ इंडियंस डॉक्टर हैं। तो इस तरह से आप जिसको भी सही करें उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उन विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। ईमानदार, बुद्धिमान, गरीब। ईमानदार, बुद्धिमान और गरीब, ये तीन एंटिटीज़ हैं। चलो अगर देखो, एक ईमानदार आदमी जो है वो बुद्धिमान भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। जो गरीब है वो ईमानदार भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है। जो बुद्धिमान है वो गरीब भी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है। तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट होगा आपका। फर्स्ट आंसर ही क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सभी पेंसिलें पुस्तकें हैं, सभी ब्रश पुस्तकें हैं। निष्कर्ष निकालना है, कुछ पेंसिलें ब्रश हैं, कुछ पुस्तकें ब्रश, अच्छा कुछ पेंसिलें ब्रश हैं और कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, ये बताना है आपको। तो सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, देखिए ये है आपका सिलॉक्स का, सिलॉजिस्टिक्स कंक्लूजन है ये, सिलॉजिज्म, जिसको आप बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन बोलते हैं ना। तो सभी पेंसिल्स मीन्स ऑल पेंसिल्स और बुक्स। सभी ब्रशेस, अच्छा ये बुक्स है। सभी ब्रश पुस्तकें हैं, यहाँ पे ब्रश कर दो। सभी ब्रश क्या है जो है? पुस्तकें हैं। कुछ पेंसिलें ब्रश हैं। पेंसिल ब्रश का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ना हम कुछ कह सकते इनके बारे में, सी एंड डी। कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, हाँ ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सभी के सभी ब्रशेस कहाँ पे रखे हुए हैं? बुक्स वाले सर्कल में रखे हुए हैं, तो बुक्स का और ब्रशेस का कुछ पार्ट तो मैप करेगा, कुछ पार्ट तो ओवरलैप करेगा। जैसे ये बुक है, ये बुक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया? ब्रश रख दिया ऐसे, तो इनका कुछ पार्ट तो आपस में ओवरलैप करेगा ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ पुस्तकें जो है ब्रश डेफिनेट रूप से होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष केवल और केवल सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। कुछ विद्यालय घर हैं, कुछ महाविद्यालय विद्यालय हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइए सभी लोग। कुछ विद्यालय घर हैं मीन्स सम स्कूल्स आर होम्स, एंड कुछ महाविद्यालय विद्यालय हैं, कुछ महाविद्यालय विद्यालय हैं मतलब स्कूल्स हैं, यही ना। कुछ महाविद्यालय घर हैं, भैया महाविद्यालय और घर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। कुछ महाविद्यालय घर नहीं है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलता है, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। कुछ महाविद्यालय घर हैं, कुछ महाविद्यालय घर नहीं है। और दोस्तों मैंने जब पढ़ाता हूँ मैं आपको, तो मैं क्लियरली बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ कि ऑल, एक मिनट, क्या बताता हूँ कि ऑल एंड सम नॉट, और एक दूसरा पेयर होता है क्या? नो और सम। ये दो पेयर में ही क्या लगता है आपका? आइदर और लगता है, नोट कर लो। आइदर और का जो केस लगता है वो केवल इन दो केसेस में ही लगेगा। सम या सम नॉट में, सम या सम नॉट में आइदर और केस नहीं बनता। सम और सम नॉट में आइदर और केस नहीं बनता। तो गलती से यहाँ पे या तो फर्स्ट या तो सेकंड क्लिक ना करें तो ही बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन देखिए मैं बता दूं आपको, एक और बता देता हूँ। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन और आया तो फिर वो क्वेश्चन आपको अपने आप से करना पड़ेगा, और उसका आंसर क्या होगा मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, या फिर
टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कुछ जापानी चाइनीज हैं, सभी चाइनीज भारतीय हैं, कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, कुछ मैक्सिकन मलेशियन है। अच्छा क्वेश्चन दिया है। कुछ जापानी चाइनीज हैं, कुछ जापानी जो है क्या है, चाइनीज हैं, सभी चाइनीज भारतीय हैं, सभी चाइनीज क्या हैं, भारतीय हैं, कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, कुछ मैक्सिकन्स मलेशियन है। ये लो, इंग्लिश में मत जाना कि ये मलेशियन मैंने यहाँ पे ऐसा ही कर दिया है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है। पहला निष्कर्ष दिया गया है, सभी जापानियों के मैक्सिकन होने की संभावना, सभी जापानियों के मैक्सिकन होने की संभावना बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये संभावना वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैक्सिकन का और यहाँ पे भारतीय का आपस में कैसा संबंध है, नो का, और अगर इसका नो का है तो ये कुछ पार्ट जापान वाला भी कवर कर रहा है ना, इसका मतलब कि जापान का ये वाला पार्ट कभी भी मैक्सिकन जो है नहीं हो सकता, यहाँ पे कभी ये आ ही नहीं सकता, और ये संभावना पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई चाइनीज मैक्सिकन नहीं है, कोई भी चाइनीज़ मैक्सिकन नहीं है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन भारतीय का मैक्सिकन के साथ में है वही रिलेशन चाइनीज का मैक्सिकन के साथ में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय वाले सर्कल के अंदर ही तो है चाइनीज़, और अगर बाहर से ही रिलेशन नो का है तो अंदर वाले जो भी होंगे सबके साथ में क्या होगा, नो का संबंध होगा, तो ये सही हो जाएगा। कुछ जापानी भारतीय हैं, कुछ जापानी भारतीय हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, तो थर्ड भी सही हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फोर्थ दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन बनाइए, देखिए। कहना है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 को लिखा गया है क्या, प्लीज कम सून, प्लीज कम सून। 275 को लिखा गया है क्या, यू गो सून। 867 को लिखा गया है प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। तो कह रहा है कम के लिए क्या कोड क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम इधर कॉमन देखते हैं कि क्या तीनों में कोई कॉमन है। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर दो में कॉमन देखते हैं। प्लीज़ यहाँ भी है, प्लीज़ यहाँ भी है, तो देखिए इन दोनों पे 8 मिल गया कॉमन, मीन्स प्लीज़ का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। गो इन दोनों पे कॉमन है, तो गो इन पे आ जाओ भाई। क्या कॉमन है, 7, तो ये 7 कोड किसका हो गया, गो का हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ आप सून, तो सून के लिए कॉमन कोड क्या आ जाएगा, 5, ये लो, तो ये 5 हो गया। तो कम का कोड यहाँ बचा हुआ क्या हो गया, 3। ऐसे कॉमन करके हम निकाल लेते हैं इसको। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को GAIN गेन को लिखा जाता है 7195, तो कह रहा है लॉस को कैसे लिखा जाएगा, बताइए फटाफट से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखिए, इसका सीक्वेंस होता है 7, इसका 1, इसका 9 और इसका होता है 14, तो 4 + 1 क्या कर दिया गया, 5। मीन्स डिजिट्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया, प्लस करके डिजिट्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। तो सेम थिंग यहाँ पे एल का होता है 12, ये 15 और ये होता है 19, ये भी 19। तो यहाँ पे 2 1 3 5 1 6 9 1 10 और अगेन 1 + 0 का 1, 9 1 10 0 फिर से 1 आएगा, तो 36 11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि दिया गया है। फर्स्ट में एक ब्लैक कर दो फटाफट से, ये लो,
ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफ़ेद लिखा जाता है। पता नहीं किस दुनिया में चले गए ये क्वेश्चन पढ़ के। अरे भाई हमारे यहाँ तो लाल को लाल ही कहते हैं, गुलाबी को गुलाबी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज करके क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, की जा रही है। तो आप समझो उसको, लाल को सफ़ेद लिखा जाता है तथा सफ़ेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या होगा, रक्त का रंग। अब रक्त का रंग आपको पता है क्या होता है, लाल होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड, लाल। और लाल को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पीले को लाल, लाल को क्या लिखते हैं वहाँ पे, सफ़ेद लिखते हैं। तो भैया सफ़ेद कलर हो जाएगा खून का। हम लोग क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला, पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहते हैं, तब साफ आसमान का रंग क्या होगा। साफ आसमान, आसमान का रंग क्या होता है भाई, नीला होता है ना, स्काई ब्लू। तो नीले को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप देख लो, हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान कहा जाता है, नीला रंग होता है। और नीले को क्या कहते हैं उस दुनिया में जहाँ ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जा रही है, नीला को क्या बोलते हैं, आसमान। तो आसमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वो दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये बताना है आपको। चलिए बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर्थ, ये साउथ और इधर ये ईस्ट, इधर ये क्या होता है, वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो बेटा रे, भैया रे, ये कहीं भी जाएगा उत्तर, तो घर से निकल करके उत्तर ऊपर की ओर जाएगा ना। चलो कितना जाता है, 12 किलोमीटर। जाने दो भाई को, बहुत गर्मी है भाई, इतना मत जाओ। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वो दाईं ओर मुड़ता है, दाहिना इधर आएगा, वो दाईं ओर मुड़ता है, वो दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये लो, वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो ये घर था उसका, यहाँ से जब इधर जाओगे तभी वो बंदा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये देखिए ईस्ट था ना, तो ईस्ट में चला, 5 तो ये है और 12 ये है, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर ईस्ट, 17 किलोमीटर ईस्ट आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल पे आंसर बताएं मुझे। चैनल का नाम क्या है, फिर से बता देता हूँ, तैयारी बिफोर एग्ज़ाम। हाँ, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आप सभी मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से सातवां, ए का स्थान बाएं से सातवां है और बी का स्थान दाएं से नौवां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों अपना एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, ए का स्थान बाएं से 11वां, मतलब जब ये जाएगा इसकी प्लेस पर और ये आएगा इसकी प्लेस पर, तो अब ए का स्थान बाएं से 11 मीन्स यहाँ से बढ़ करके कितना हो जाएगा 11th प्लेस पर। कतार में व्यक्तियों की संख्या, कुछ नहीं करते दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को प्लस करके -1, 11 9 20 और -1 इज इक्वल टू 19 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे टोटल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि s माइनस टी का अर्थ है एस टी की पत्नी है, s प्लस टी का अर्थ है एस टी की पुत्री है और s डिवाइड टी का अर्थ है एस टी का पुत्र है, तो m प्लस जे डिवाइड के का अर्थ क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फटाफट से क्या बना लेंगे वेन डायग्राम। तो m प्लस जे, हम प्लस के पास पहुंचेंगे, प्लस का मतलब क्या है, एस टी की पुत्री है तो यहाँ पे m पुत्री हो गई किसकी, जे की। ठीक है, फिर आएंगे जे डिवाइड के, तो डिवाइड पे आइए, डिवाइड का मतलब क्या है, एस टी का पुत्र है, मतलब कि जे पुत्र होगा किसका, जे पुत्र होगा किसका, के का, और के का जेंडर पता नहीं है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, m प्लस जे डिवाइड के का अर्थ क्या होगा, के m का पिता है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इसका जेंडर ही पता नहीं है। m ग्रांड डॉटर है, m ग्रांड डॉटर है, हाँ बिल्कुल है। जे के की पत्नी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। के और m भाई हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये करेक्ट है कि m जो है क्या है, ग्रैंड डॉटर है, m ग्रैंड डॉटर हो जाएगी के की, और क्या। ठीक है, के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षक, बहनें और महिलाएं, शिक्षक, बहनें और महिलाओं को सही वेन डायग्राम क्या बनेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम सही कौन सा होगा, ये बताना है आपको। शिक्षक, बहनें और महिलाएं, अगर हम किसकी बात करें, शिक्षक, बहनें भी हो सकती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। अगर इसकी बात करें हम, ये हम वुमेन्स कर दें और ये शिक्षक कर दें और ये बहनें कर दें, बहनें भी शिक्षक हो सकती हैं। जितने भी बहनें हैं, जितने भी बहनें हैं, ये गलत होगा, जितने भी बहनें हैं वो सारी की सारी महिलाएं होंगी, ये बात तो करेक्ट कन्फर्म है। और टीचर जो शिक्षक हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं और बहनें भी हो सकती हैं। तो ऐसा कोई बना हुआ है, फोर्थ, ये करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पी क्यू आर एस टी यू और वी केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पी टी और एस के बीच में है, यू क्यू और वी के बीच में है, क्यू टी के दाएं को दूसरा है। देखिए जैसा क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया था हूबहू ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है, और इसका जो डिफ़िकल्टीज लेवल है वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है, मतलब आसान सा, कोई बहुत टफ नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, हो सके तो आप जिस पेपर में बनाएं उसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपना नीचे नाम लिख दें, स्क्रीनशॉट ले करके चैनल पे सेंड कर दें। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में चीज़ें आ गई या नहीं आई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आप न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज के बाद हम लाइव क्लास के लिए बैठेंगे नहीं, क्योंकि नेट का मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि वो कब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। क्योंकि छोटा शहर है ये, कोई मेट्रो सिटीज नहीं है कि यहाँ पे